जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 2 इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए होगा जो या तो CUT UG पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 बोर्ड या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। ये जो पूरा आपका चैप्टर होगा इसको हम लोग 3 पार्ट के अंदर कवर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग कांग्रेस डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन एंड नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो PDF होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। तो देखिए, जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो वो जो सिचुएशन था उसके आज़ादी के समय का, जो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सिचुएशन था। इट वॉज अ वेरी टफ कंडीशन। जब हमारे देश को आज़ाद हो गया, उसके नेशन बिल्डिंग की बात चली कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उस समय आपने पढ़ा कि बहुत सारे चैलेंजेज आए थे उसके सामने। जिसमें अगर ब्रोडली बात करें तो 3 चैलेंज आए थे हमारे देश के सामने, जिसमें पहला चैलेंज जो था वो था यूनिटी का चैलेंज, राइट। दूसरा चैलेंज जो था वो था किसका, आपका डेमोक्रेसी का चैलेंज। एंड जो थर्ड चैलेंज था वो था किसका, आपका डेवलपमेंट का चैलेंज। ठीक है, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो यूनिटी का चैलेंज था उसमें मुख्यतः तौर पे 3 चीजें हमने पढ़ी थी। पहला था किसका, आपका पार्टीशन का। दूसरा था आपका इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का। और तीसरा था आपका किस चीज का, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज का चैलेंज था। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि कैसे ये सब चीजें जो थी ये हमारे देश की यूनिटी को क्या कर रही थी, बिगाड़ने में चैलेंज कर रही थी, मतलब उसको चैलेंज कर रही थी। और कैसे उस समय हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इस चैलेंज को टैकल किया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये चीजें हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हमें जो है इसी चैलेंज में से हमें डेमोक्रेसी का चैलेंज पढ़ना है कि कैसे डेमोक्रेसी जब हमारे देश में लागू करने का घोषणा किया गया, डिसाइड कर लिया गया कि डेमोक्रेसी हमारे देश में रहेगी, कैसे ये हमारे देश को चैलेंज कर रही थी, जिसमें यूनिटी को चैलेंज कर रही थी। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय उसके साथ साथ और भी अदर कंट्रीज भी क्या थी, आज़ाद हुई थी। और वो भी इन्हीं सब चैलेंजेस से क्या थी, जब उनको नेशन बिल्डिंग की बात आई तो गुजर रही थी। लेकिन जो डिफरेंट कंट्रीज थी उन्होंने डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट किए थे। जैसे एक तरफ हमारा भारत देश था, वहां डिसाइड किया गया था कि भारत देश जो होगा वो डेमोक्रेसी के आधार पर रन करेगा। और ये हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में ही, ये चीज तो थी जब नेशनल मूवमेंट के दौरान ही क्या किया था, डिसाइड कर लिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे देश थे उन्होंने डिसाइड किया था, उनके जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा क्यों था, क्योंकि उनका ये मानना था कि उनकी जो प्रायोरिटी थी वो थी नेशन यूनिटी, उनकी प्रायोरिटी थी। एंड जो डेमोक्रेसी होगा उनका ये मानना था कि उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और उनसे उनकी नेशनल यूनिटी वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चल रही थी उस समय की बातें। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, जब एक तरफ सारे देश ने जो आज़ाद हुए उस समय उन्होंने डेमोक्रेसी ना रखने की बात की, कहीं पे मिलिट्री चलाया गया, मिलिट्री रूल चला, ठीक है, कहीं पे आपका डिक्टेटरशिप चला, और कहीं पे अगर डेमोक्रेसी था भी तो वहां पे क्या किया गया, ऐसे रूल वगैरह में लिख दिया, जैसे चाइना में कि केवल एक पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है, तो नाम का डेमोक्रेसी चला। तो सवाल ये उठता है कि भारत देश ने डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट किया, उस समय हमारे लीडर्स ने ऐसा क्यों चूज किया, ये हम समझते हैं। देखिए, इंडिया चूज डेमोक्रेसी डिस्पाइट चैलेंजेस बिकॉज, अगर भारत देश हमारे उस समय जो लीडर्स थे वो अगर कोई और पाथ चूज कर लेते ना, तो वो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग पाथ होता। क्यों, क्योंकि उस समय जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, देश की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल किया गया था, वो इसी डेमोक्रेसी के आइडिया पे ही क्या था, बेस था। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा
कि नेशनल मूवमेंट के दौरान ही डिसाइड कर लिया गया था, तो कॉमन कोल पर डिसाइड किया गया, जिसमें से एक था कि हमारा देश जो होगा डेमोक्रेसी के आधार पर बनेगा, जो सरकार होगी सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी। ठीक है, तो भैया जब पूरा लड़ाई आपकी इसके आधार पर किया गया तो और कोई रास्ता चुनना तो क्या था, सरप्राइजिंग हो जाता। ठीक है, हमारे देश ने, जो हमारे देश के लीडर्स थे, जहां एक तरफ सारे देश के लीडर्स ने इसको एक एज अ प्रॉब्लम देखा, यूनिटी की तरफ एज अ प्रॉब्लम देखा, हमारे देश ने के लीडर्स ने इस पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को एज अ सॉल्यूशन देखा रादर देन अ प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए हर समाज में क्या है, चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है, और हर समाज में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनके डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट ओपिनियन एंड इंटरेस्ट होते हैं। इन सब चीज़ों को, इन डिफरेंसेस को हैंडल करने का जो बेस्ट तरीका ऐसा कहा जाता है वो डेमोक्रेसी, ऐसा हमारे लीडर्स का मानना था उस समय। ठीक है, ऑल्दो हमें जो पॉलिटिक्स है वो एज अ स्ट्रगल ऑफ पावर दिखती है, स्ट्रगल फॉर पावर दिखती है आज के समय में, भले इसका मतलब बदल गया हो, लेकिन उसका जो रियल पर्पज है वो है लोगों की सेवा करना, इज टू सर्व द पीपल एंड मेक डिसीजन फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, इस वजह से ये सब चीजों पे हमारे उस समय लीडर्स का मानना था, एंड इस वजह से हमारे जो लीडर्स थे दे चूज टू फॉलो दिस पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जब एक तरफ सारे देश के लीडर्स ने डेमोक्रेसी नहीं चूज करने का क्या किया, तो हमारे देश में डेमोक्रेसी क्यों चूज किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अब जब डेमोक्रेसी चूज कर लिया कि डेमोक्रेसी में यही बात होता है कि भैया सरकार बनाने की, सरकार कैसे बनती, तो इलेक्शन के द्वारा, तो बात चली इलेक्शन की। तो देखिए आफ्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड, इतना आपको पता होगा, आपने क्लास 11 की बुक में पढ़ा है, इसे जो था अडॉप्ट किया गया था 1949 26 नवंबर को, साइन किया गया था 24 जनवरी 1950 को, एंड ऑब्वियसली इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या इफेक्ट में आ गया था, तो उस समय जो सरकार थी, इट वाज, हमारा जो देश था, इट वाज बीइंग रन बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट, यानी एक तरफ से टेम्पोररी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं थी। तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को लाने के लिए क्या था, इलेक्शन कराने की बात चली। ठीक है ना, यानी कि द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज टू होल्ड द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन टू फॉर्म प्रॉपर गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस इलेक्शन को चलाने के लिए, करने के लिए उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या किया गया भैया, गठन किया गया, सेटअप किया गया जनवरी 1950 में ही। और उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यानी एक तरह से जो हेड थे उनका, ठीक है, उसको सुकुमार सेन को बनाया गया। ठीक, तब बात हुई भैया, बन गया तो इलेक्शन कैसे कराया जाए, इसको हम समझते, कैसे कराया गया इलेक्शन, प्लान कैसे किया गया। देखिए पहला कदम जो उठाया गया वो था हमारे देश के राज्यों को, रीजन्स को क्या था, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटने का। फिर जब बट गई, इसमें डिवाइड वगैरह कर दिया गया, तो दूसरा स्टेप था, वो था क्या कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने का, यानी उन लोगों का नाम डालने का जो लोग एलिजिबल थे वोटिंग के लिए। ठीक है, जब आपका वोटर लिस्ट वगैरह प्रिपेयर कर दिया गया, इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया गया, तो जब वोटर लिस्ट आपकी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची, तो उसमें यह नोटिस किया गया कि बहुत बड़ा इशू था। वो इशू क्या था कि उसमें नोटिस किया गया कि लगभग 40 लाख जो वुमेन्स थे उस टाइम के, उनका नाम जो था, उनके नाम से लिस्ट नहीं किया गया था, यानी दे वर नॉट लिस्टेड बाय देयर नेम, इंस्टेड क्या किया गया था, उनका नाम एज अ वाइफ ऑफ, एज अ डॉटर ऑफ नोटिस किया गया था। तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने इसको उसमें रिजेक्ट किया, फिर इसको करेक्शन का ऑर्डर किया गया, फिर बाद में कलेक्शन वगैरह होके जब वोटर लिस्ट तैयार हो गया, तो फिर आपकी बात आगे बात बढ़ी। ये जो आपका इलेक्शन था, इलेक्शन कराना, ये बहुत ही बड़ा मासिव टास्क था। क्यों? क्योंकि इसके तरह जो इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े लोगों के साथ, ठीक है, क्या था, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के साथ क्या था, कभी भी इलेक्शन अभी तक कराया नहीं गया था इतने बड़े जियोग्राफिकल रीजन में। ठीक है, उस समय जो थे लगभग 17 करोड़ जो थे एलिजिबल वोटर थे, जिनमें जिनको लगभग 3200 MLAs एंड 489 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चूज करना था। ठीक है, अब इसमें से दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी, ये जो 17 करोड़ आपके एलिजिबल वोटर्स थे ना, इसमें से लगभग 15% ही जो थे लिटरेट थे, बाकी लोग क्या थे, इलिटरेट थे। तो इनके लिए भी क्या करना था, एक स्पेशल वोटिंग मेथड डिजाइन करना था, क्योंकि हम, आपने नोटिस किया होगा आज भी अपने आसपास जो इलिटरेट पीपल होते हैं, उनको जब भी कहीं पे डॉक्यूमेंट पे करना व दस्तखत कर साइन करना रहता है, तो दे कैन नॉट राइट, तो वो क्या करते हैं, अंगूठे वगैरह का प्रयोग करते हैं।
तो इस वजह से उस समय भी इनके लिए जो था, क्योंकि 15% वोटर इलिटरेट थे, तो एक स्पेशल मेथड भी डिजाइन करने का समस्या था। ठीक है, इन सब चीज को मैनेज करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उस समय 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया गया था। ये तो आपके हो गए कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड। अब जब ये बात चल गई कि इलेक्शन प्लानिंग वगैरह हो गई, सब चीजें हो गई, तो उस समय लोगों के द्वारा इंडिया के अंदर और देश के बाहर भी अदर कंट्रीज के द्वारा इसके खिलाफ बहुत क्रिटिसिज्म किया गया, बहुत सारे इसके डाउट उठाए गए। क्यों डाउट उठाए गए? क्योंकि देखिए, ये जो आपका इलेक्शन कराने का जो चैलेंज था, ये केवल एक बड़े पॉपुलेशन वोटर्स के नंबर की बात नहीं थी। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी का भी ये टेस्ट था, क्योंकि इससे पहले जो आपका डेमोक्रेसी जो था, यानी जो इलेक्शन वगैरह कराए जाते थे, वो केवल एग्जिस्ट करता था एक प्रॉस्परस कंट्रीज लाइक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पे, जहां पे उसकी जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर लिटरेट थी। इस वजह से क्या था, इमेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी थी, क्योंकि हमारा देश उस समय जो था, इट वॉज अ वेरी पुअर कंट्री, क्योंकि जो जितने भी आपकी चीज़ें वगैरह रिसोर्सेज थे वो ज़्यादातर जो थे ब्रिटिशर्स लूट के ले गए थे, और उसके बाद जो रिसोर्सेज बचे थे वो भी क्या थे भैया, आधा पाकिस्तान के साथ बांट दिया गया था। ये हमने देखा कि भैया कुर्सियां मेज तक बांटी गई थी, बैंड वगैरह पुलिस के जो थे, सरकारी ऑफिसर्स जो थे, उनको तक डिवीजन इसमें किया गया था। ठीक, तो ये चीज़ें इसका कहा गया कि इट वॉज अ टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और उस समय जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह थी ना, उसमें जो थी भरे डेमोक्रेसी था, लेकिन जो इलेक्शन वगैरह कराया जाता तो उनमें वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। ठीक है, और जब हमारे देश ने इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कराने का फैसला लिया, वो भी एज ए पुअर कंट्री, इलिटरेट पॉपुलेशन, और वो भी सबका इलेक्शन यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्शन कराने का क्या किया, घोषणा वगैरह किया गया, तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इंडियन मीडिया द्वारा एंड जो इंटरनेशनल मीडिया थे दोनों के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे डाउट क्रिएट किए गए रिगार्डिंग इट्स सक्सेस। जब आप किताब पढ़ने जाओगे ना, तो उसमें आप देखोगे क्या क्रिटिसिज्म दिया गया था इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये बात चल रही थी। अब इसके बाद बात आई कि इसको कंडक्ट कराने की, यानी कंडक्टिंग द जनरल इलेक्शन। ठीक है, पहले जो इलेक्शन की बात चली, ये डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन 1950 में कराया जाएगा, लेकिन क्योंकि जैसा हम जानते हैं रीजन बहुत बड़ा था हमारे देश का। ठीक है, रीजन क्या था, बहुत बड़ा था। उस समय कोई ऐसे टेक्नोलॉजी थी नहीं कि भैया यहाँ फोन बैठ के इलेक्शन कमीशन सीधे किसी के पास फोन किया, हाँ भाई ये सब करना है, तुरंत आदेश वगैरह पास हो गया। ठीक है, उस समय क्या थी, गाड़ी वगैरह भी ज़्यादा नहीं थी कि भैया घूम घूम के सबका जल्दी से कर लिया गया, क्योंकि इसमें समय लगता है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों का कारण क्या था, इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया, 2 बार पोस्टपोन किया गया, एंड फाइनली इलेक्शन जो था वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच कंडक्ट कराया गया था। लगभग 6 महीने लगे थे इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, इसको पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, कैंपेनिंग से लेके वोटिंग से लेके काउंटिंग तक। ठीक, सिंस आपका जो सारा वोटिंग जो था मोस्टली वो जनवरी 1952 में क्या हुआ था, टुक प्लेस हुआ था, इस वजह से इसे जो है 1952 का इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये जो इलेक्शन था इट वाज अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव इलेक्शन, क्योंकि ऑन एन एवरेज लगभग हर सीट पे 4 से ज़्यादा या 4 कैंडिडेट जो थे वो कंडक्ट कर रहे थे, लड़ रहे थे एक दूसरे से। ठीक है, जो वोटर टर्नआउट था इट वाज ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव। लगभग मोर देन 50% जो एलिजिबल वोटर्स थे वो पार्टिसिपेट किए थे इस इलेक्शन के अंदर। ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये था कि जो रिजल्ट थे ना, जैसे आज हम देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई क्या है उस इलेक्शन के खिलाफ क्या है भैया, प्रोपेगेंडा चलाना स्टार्ट करता है, कहता है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं कराया गया, ईवीएम के अगेंस्ट क्या है भैया सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन उस समय जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसे फेयर माना गया, उसे सबके द्वारा स्वीकार किया गया, जो हारे उनके द्वारा भी। ये वो प्रूव किया कि जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम था इट वाज वर्किंग। ठीक है, दिस इलेक्शन जो था इट प्रूव, जितने भी क्रिटिक्स वगैरह जो थे उनको ये गलत साबित किया, एंड एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड praised the success of this election। ठीक है, it was no possible to argue that जो democratic elections थे they could not be held in a condition of poverty or lack of education। ठीक है, ये जो इलेक्शन था it proved that democracy जो है it could be practiced anywhere in the world in any country। ठीक है, भले उनकी क्या हो, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो, उनके पॉपुलेशन कैसे, लिटरेस हो, लिटरेसी रेट वगैरह कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, यहां से ये साबित हुआ। ठीक, तो ये था आपका इलेक्शन की पूरी कहानी, इलेक्शन कैसे वगैरह कराया गया। अब हम समझते हैं
कि जो इलेक्शन था, इलेक्शन के दौरान जो वोटिंग का मेथड था वो कैसा था, वो शुरुआत में कैसा था और आज कैसे ये चेंज होते होते बदला। तो देखिए, आज हम जानते हैं कि जो इलेक्शन है, वोटिंग जो वगैरह जो है वो ईवीएम के द्वारा कराई जाती है। बट जो पहला जनरल इलेक्शन कराया गया था उस समय जो प्रोसेस था बहुत डिफरेंट था। 1952 के इलेक्शन में जो वोटिंग आपका था, इट वाज डन यूजिंग अ बैलेट बॉक्स सिस्टम। ठीक है, बैक दिन होता क्या था कि बेसिकली एक बॉक्स जो था हर पोलिंग बूथ पे, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप जानते हैं कि डिफरेंट जगह पे पोलिंग बूथ क्रिएट किए जाते हैं। तो हर पोलिंग बूथ पे जितने भी आपके जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, इलेक्शन कैंडिडेट थे, उनके लिए एक डिफरेंट बॉक्स बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया, डिफरेंट बॉक्स बनाया गया, उस बॉक्स पे कैंडिडेट का नाम वगैरह, उनके इलेक्शन सिंबल वगैरह क्या किए उस बॉक्स में मेंशन किए गए। ठीक है, तो फिर किया गया कि बॉक्स आपके क्या पोलिंग बूथ पे रखे जाते थे। तो जो वोटर्स आते थे भैया, वो क्या करते थे, उनके लिए केवल सादा पेपर पकड़ा दिया था, खाली पेपर, और उस पेपर को क्या किया जाता था, जिसको वो सेलेक्ट करना चाहते थे उस पेपर को वो उस बॉक्स में डाल देते थे। ऐसा जो हमारा पहला इलेक्शन कराया गया था। ठीक, फिर बाद में जब समय बीता, आफ्टर टू इलेक्शन कहा जाता है कि ये प्रोसेस में थोड़ा बदलाव किया गया। उसमें भी क्या था, बॉक्स यूज किया जाता था, लेकिन अब क्या किया गया, ये जो पेपर था जो पहले सादा था, केवल बस उसमें क्या करना था, उसमें डालना रहता था। अब इस पेपर पे थे उस कैंडिडेट के नाम, ठीक है, उसके क्या थे सिंबल वगैरह जो थी उसको लिखा गया। और तब क्या किया गया कि स्टैम्प से, जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते थे, स्टैम्प से लगा के उसमें डालना का प्रोसेस किया गया टू इलेक्शन के बाद। एंड फिर बाद में लगभग 1990s के अराउंड इस बैलेट बॉक्स को, ये बैलेट बॉक्स का सिस्टम था, ये दूसरा वाला जो मैंने बताया, ठीक है, बैलेट पेपर पे नाम वगैरह लिखने वाला, ये लगभग हमारे देश में 40 साल तक चला। और फिर 1990s के अराउंड जाके आपका ईवीएम लाया गया, एंड 2004 में इस ईवीएम को क्या किया गया, पूरे देश में आपका लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका मेथड ऑफ वोटिंग का। देख देख सकते हैं आपका पहला बॉक्स कुछ इस तरीके था, बॉक्स बदलता गया, कुछ बाद में ऐसा हुआ, लास्ट में आपका क्या था भैया, ईवीएम आगे जो आज में चलता है। ठीक है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का उस समय जो पंजाब में थे, जो बैलेट बॉक्स का प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्राइब किया कैसे ये बनाया जाता था। ठीक है, इसको आप एक बार बुक से पढ़ लेना, तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, क्योंकि इसमें देखिए कुछ समझाने वाली बात नहीं है, पढ़ के आप लोग खत्म करना है। ऑलराइट, तो ये था आपका इलेक्शन वाला। तो आई थिंक बस आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में जैसे हमने बताया कि आज के क्लास में केवल हमें डेमोक्रेसी क्यों इंडिया ने चूज किया, इलेक्शन का कैसे कराया गया है, बस इसके बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है, जो आपका सेकेंड लेक्चर रहेगा उसमें हम इलेक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट में हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो थी, जो आपके 3 इलेक्शन शुरुआत में कराया गया, उसमें कैसे डोमिनेंस रही, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा, क्यों डोमिनेंस रहा कांग्रेस पार्टी का, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इसे प्लीज़ कमेंट में करके मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद।